नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा, पिछले दो वीडियो में हम बात कर रहे थे पटवारी मेन के पेपर के बारे में। दोस्तों तो पटवारी मेन का जो पेपर है गणित विषय का, जिसके बारे में हमने दो वीडियोज़ में बात की दोस्तों, तो लग रहा है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा दोस्तों कि किस प्रकार का मेन में पेपर पूछा गया था। अब देखेंगे दोस्तों पार्ट 3 के बारे में, यानी पटवारी 3 के 20 क्वेश्चन। पटवारी मेन के ने पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन देखे थे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की 10 प्रश्न और देखेंगे कि पटवारी में किस प्रकार के प्रश्न आए थे दोस्तों। तो देखते हैं कि पटवारी मेन में 2016 का जो पेपर है, 2016 वैकेंसी में जो पेपर था दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 3 के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या कह रहा था, किस प्रकार हमें सॉल्व करना था, इसी के बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा कि कैसे मुझे, या मैं यहाँ एग्जाम दे रहा हूँ या आप वहाँ पर एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे मुझे इजी से इजी मेथड लगा के 1 या 2 लाइन में प्रश्न का आंसर लाना था। मेरा उद्देश्य दोस्तों, पेपर आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है दोस्तों वो ये है कि आपको सही से सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाना, यानी सही दिशा दिखाना कि आप जो तैयारी कर रहे हो या आपने कर रखी है वो किस दिशा में आप चल रहे हो और आपको जाना किस दिशा में है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 21 के बारे में कि 21वां प्रश्न कौन सा था दोस्तों। देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है, बोल रहा है, औसत के बारे में बात कर रहा है। औसत का प्रश्न है दोस्तों। कुछ औसत के प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देखे थे, कुछ आज देखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं औसत का प्रश्न। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जावे तो औसत 15 हो जाता है। यानी बात कर रहा है कोई 6 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया है, 20 दिया है, और बोल रहा है कि उनमें से यदि मैं एक संख्या हटा दूं, यानी 5 संख्या रह जाएं, तो औसत कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो हटाई गई संख्या के स्थान पर यदि 39 जोड़ दूं तो नई 6 संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था। यदि मुझे कॉन्सेप्ट पता है औसत का तो डायरेक्ट देखते ही आंसर में बता सकता था। कितना आता दोस्तों, 15 और 4 19 आंसर आ जाता। देखते ही पता लग जा रहा है कि क्या आंसर है, 19 आंसर है। लेकिन देखते ही पता कब लगेगा दोस्तों, जब आपके कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होंगे। देखो अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं, विद्यार्थी करता क्या है कि इजी प्रश्नों को, स्टार्टिंग के जो प्रश्न होते हैं उनको छोड़ देता है और बाद के टफ प्रश्न करने की कोशिश करता है और सोचता है कि यदि मैं टफ प्रश्न कर लूँगा तो आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपको बेसिक पूरा आता है, तो कोई भी टफ प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से वहाँ पर जो भी टफ प्रश्न होगा वो कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, पहले मेथड बताऊँगा कि मेथड से मुझे कैसे सॉल्व करना था। देखो दोस्तों बात कर रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यानी इस लाइन का यहाँ पर कोई काम नहीं है 6 संख्याओं के बारे में। लेकिन वो कह रहा है कि औसत पहले 20 था, कितनी संख्याएं थी, 6 संख्याएं। बस ये याद रखना है, पहले 6 संख्याएं थी और अब कितनी हो गई, 5 संख्या, यानी एक संख्या को उसने हटा दिया और औसत कितना हो गया, 15 हो गया। तो सिंपल सा औसत का मैंने एक बार आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में, याद कीजिए। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों का जो टोटल सम होता है, प्रेक्षणों का जो टोटल सम होता है और टोटल जो नंबर होते हैं वो मेरा औसत होता है, याद रखना। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से, मेरे पास में औसत है, मेरे पास में पता है कि 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का सम निकाल सकता हूँ ना। तो वही निकालूंगा कि 5 जो संख्याएं हैं, 5 जो संख्याएं हैं उनका योग कितना आएगा दोस्तों, 5 संख्याओं का योग कितना आएगा, औसत को गुणा कर दूंगा किससे दोस्तों, 5 संख्या से। क्या आ गया दोस्तों, 75। यानी जो 5 संख्याएं थी उनका योग मुझे क्या मिल गया, 75। और छठी संख्या क्या है मेरे पास में, बोल रहा है छठी संख्या क्या है दोस्तों, 39। यानी 39 को जोड़ रहा है, 39। तो अब जो हो गया 6 संख्याओं का योग, अब जो हो गया 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग क्या हो गया दोस्तों, 75 में जोड़ दूंगा कितना दोस्तों, 39।
75 में जोड़ दूंगा कितना 39। अब निकालना क्या है कि उन 6 संख्याओं का औसत, तो औसत क्या आ जाएगा दोस्तों, औसत नया जो औसत है वो क्या आएगा दोस्तों, बताओ जरा। 75 और 39 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा दोस्तों 114 आ जाएगा। किसका भाग दूंगा, नंबर यानी कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा 19। कितना 19 आया कि नहीं आया दोस्तों, आराम से आ गया 19 मेरा, और यही मेरा क्या है आंसर है 19। कैसे निकाला, औसत का बेसिक फॉर्मूला लगाया। क्या होता है दोस्तों, जितने भी प्रेक्षण होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, उनका योग बटे आंकड़ों की संख्या कि कितने आंकड़े हैं वो मेरा औसत हो जाता है। बोल रहा है 5 संख्याओं का योग मुझे निकालना है, औसत मुझे दिया है, तो आराम से योग आ जाएगा कितना 75 75। अब देखो दोस्तों छठी संख्या बोल रहा है कौन सी, 39 को जोड़ रहा है और क्या ला रहा है, नया औसत ला रहा है। तो जब 6 संख्याओं का योग मेरे पास में है 114, तो आराम से औसत निकाल सकता हूं ना 114 बटा 6, तो यहां से औसत मिल गया 19। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ये तो था मेथड कि मुझे मेथड से कैसे सॉल्व करना था। अब बेसिक देखो दोस्तों, यदि आपको बेसिक अच्छी तरह याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो देखते ही कैसे पता लगाएंगे दोस्तों। देखो औसत का जो मतलब होता है, औसत का मतलब ये होता है कि वो बोल रहा है कि एक संख्या हटा दें तो 5 संख्याओं का जो औसत है, यानी 5 संख्या का औसत क्या है दोस्तों 15 है। औसत क्या है 15 है। इसका मतलब क्या है, मैं हर संख्या को क्या मान सकता हूं 15 मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं दोस्तों 15 मान सकता हूं। यानी हर संख्या यदि 15 हुई, 5 संख्याओं में हर संख्या 15 हुई, तो भी मेरा औसत क्या आएगा 15 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हटाई गई संख्या के स्थान पर वो 39 जोड़ रहा है, यानी 15 तो जोड़ ही रहा है औसत का, प्लस 24 और जोड़ रहा है। 39 की बात कर रहा है ना दोस्तों, 39 जोड़ रहा है, तो मैं मानू 15 तो पहले औसत का जोड़ा ही, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा दोस्तों 24 एक्स्ट्रा जोड़ा। कितना जोड़ा दोस्तों 24 एक्स्ट्रा जोड़ा। बस मुझे यही याद रखना है कि एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है 24 जोड़ा है। अब यदि मैं 24 को बराबर इक्वल डिवाइड करूंगा, क्योंकि औसत निकालना है, तो औसत में ये जो एक्स्ट्रा 24 है ये इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, बराबर में डिवाइड हो जाएगा, और वही मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 24 को यदि मैं इक्वल में डिवाइड करूंगा, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं, तो 6 में 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया। यानी 4 की प्रत्येक अंक में बढ़ोतरी कर दूंगा, तो मेरा औसत क्या आ जाएगा, यहाँ भी 19 आ गया। इसका मतलब हर में यदि 4 बढ़ाऊंगा, हर संख्या में 4 बढ़ाऊंगा, तो हर संख्या मुझे 19 प्राप्त होगी, तो औसत क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। ये बेसिक है दोस्तों कि 15 तो क्या था पहले था, 24 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, तो जब मेरा औसत बदलेगा, जो औसत का मतलब क्या होता है कि जो मेरा एक्स्ट्रा आया है वो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। तो 6 संख्याओं में जब मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो 4 प्रति संख्या में डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 भाग हर किसी को मिल जाएगा। तो मेरा भाग कितना था पहले 15 और अब कितना हो गया 19, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट याद है तो पता लग रहा है कि 39 में पहले 15 था, 24 एक्स्ट्रा जुड़ा और 6 संख्याएं थी, 4 मैंने डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आंसर मिल गया कितना 19। यही बताने का था दोस्तों, बेसिक याद, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साधारण ब्याज का प्रश्न है। देखो दोस्तों, रुपए 1650 पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान दर से रुपए 1800 पर संगणित ब्याज से रुपए 30 कम है। उधार दिए गए धन की समय अवधि है। बोल रहा है दोस्तों दर कितनी है 4% है। एक धन तो उसने दिया 1650 रुपए और एक धन दिया दोस्तों 1850 रुपए, और बोल रहा है कितने समय में, दोनों का जो अंतर है ब्याज का वो कितना है दोस्तों 30 रुपए। समय मुझे निकालना है, तो सबसे पहले बेसिक से देखेंगे कि बेसिक क्या कह रहा है। बेसिक का कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताया था मैंने, PRT बटा 100, PRT बटा 100। P बोले तो प्रिंसिपल, R बोले तो रेट और T बोले तो टाइम। यानी ये है मूलधन, ये है दर और ये है समय। क्या कह रहा है कि 1800 रुपए पर जो संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है, यानी ज्यादा कौन सा है ये वाला और कम कौन सा है
ये वाला, और दोनों का ब्याज यदि मैं घटाऊं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 30 रुपये आ रहा है। ब्याज कितना आ रहा है, ब्याजों का अंतर 30 रुपये आ रहा है। तो ब्याजों का फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूं ना दोस्तों, समय अवधि आराम से। देखो कैसे निकलेगी, पहले वाला यानी बड़े वाले को देखता हूं तो मूलधन कितना है दोस्तों, 1800, कितना है 1800। दर कितनी है दोस्तों, 4% है, बोल रहा है ना दोस्तों, समान दर से, यानी दर कितनी है, 4% है। समय को मान लेता हूं T/100, आ गया ना दोस्तों। ये क्या आया दोस्तों, इससे 1800 रुपये से जो ब्याज मिला वो ब्याज आया। बात करूं 1650 रुपये के ब्याज की, तो 1650 रुपये का ब्याज है वो क्या आएगा, मूलधन, दर और समय क्या है, समय अवधि बराबर है ना, तो T मान लूंगा 100 बराबर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30 दिया हुआ है। कितना, 30। तो आराम से निकाल सकता हूं ना T की वैल्यू। देखो कैसे निकालते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा 33 बार, और 2 से कैंसिल होगा 2 बार। तो यहां से क्या मिल गया, 18 चकू 72, क्या मिल गया 72T, माइनस यहां से क्या मिल गया 66T, बराबर में क्या है दोस्तों, 30 है। ठीक है ना। अब 72 में से 66 को यदि घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 6T। 6T बराबर कितना है दोस्तों, 30 है। 6 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 6 से कैंसिल हो गया 30 5 बार, तो T बराबर मेरा क्या आ गया दोस्तों, 5। क्या आ गया, 5 वर्ष। T बराबर क्या आंसर आ गया, 5 वर्ष। करना क्या था, जैसा प्रश्न में कह रहा है वही करना है। बोल रहा है कि 1650 रुपये पर जो ब्याज मिला है वो 1800 रुपये पर जो ब्याज मिला है उससे 30 कम है। तो मैंने क्या किया, 1800 वाला ब्याज निकाल लिया और 1650 वाला ब्याज निकाल लिया, और दोनों को घटाने पर क्या मिल रहा है दोस्तों, 30 मिल रहा है। तो इससे सॉल्व करने के बाद मुझे मिल जाता है समय बराबर 5 वर्ष। तो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बोल रहा है 1650 पर 4% की दर से साधारण ब्याज, तो मैं क्या करूं कि 1650 पर 4% निकाल लूं, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकाल लूं। तो 1650 का जो मेरा 1 वर्ष का ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका 4% आएगा ना। तो यहां से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 33 बार, 2 से कट गया कितना, 2 बार, यानी कितने रुपए आ गया, 66 रुपये आ गया। कितना, 66 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज निकाला ना, और 1800 रुपये पे निकाला 1 वर्ष का, तो कितना आएगा दोस्तों, 1800 गुणा 4/100। तो यहां से कितना आ गया दोस्तों, 72 रुपये। कितना आ गया, 72 रुपये। बात चल रही है दोस्तों साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है वो निश्चित होता है, बदलता नहीं है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज ऐड हो जाता है अगली बार के मूलधन में, यानी पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है साधारण ब्याज की। तो देखो 1 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है वो कितना आया दोस्तों, 6 रुपये। कितना रुपये, 6 रुपये, यानी 1 वर्ष का जो अंतर है वो 6 रुपये है। जो मुझे 30 रुपये अंतर लाना है तो कितने वर्ष में आएगा दोस्तों, 6 को गुणा कर दूं 5 से तो क्या आ जाएगा, 30। यानी 1 वर्ष में जब 6 रुपये का अंतर आ रहा है तो 5 वर्ष में कितने रुपए का अंतर आएगा, 30 रुपये का अंतर आएगा। डायरेक्ट आंसर मिल गया दोस्तों, 5 वर्ष। निकाल सकते हो ना, समझ में आ रहा होगा कि जब 1 वर्ष का अंतर 6 रुपये है और मुझे अंतर कितना चाहिए, 30 रुपये चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 को 5 बार गुणा करना पड़ेगा। यानी 5 वर्ष यदि मैं लगाऊं तो मेरा जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 रुपये का आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट मिल गया 5 वर्ष। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाती है, तो समान दर से यह कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी। तो देखो दोस्तों 2 तरीके हैं, वही एक फॉर्मूले से चलूंगा, एक बेसिक से चलूंगा। देखो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मेथड में देखो बोल रहा है कि एक धनराशि कितनी हो जा रही है, 2613 रुपये हो जा रही है। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। किस दर से, 5% की दर से। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मुझे पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है,
साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटा 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। और मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, ये तो पता है ना, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब देखो दोस्तों, इसने जो दिया है 2613 रुपये, क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। निकाल सकता हूं ना, मूलधन ही तो निकालना है। कैसे निकालूंगा मूलधन, तो देखो मिश्रधन जब मेरे पास में है 2613 रुपये, 2613 रुपये मिश्रधन है, और मूलधन को मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। क्या मान लिया, P मान लिया। और ब्याज निकाल सकता हूं ना, ब्याज कैसे निकालूंगा, PRT बटा 100। तो मूलधन क्या माना है मैंने, P। दर कितनी है दोस्तों, 5%, और समय कितना है, 6। समय कितना है दोस्तों, 6 वर्ष, बटा 100 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बटा 100 कर दूंगा। दोस्तों यहां से क्या मिल रहा है दोस्तों, सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार, 5 से 20 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 10 बार, यानी क्या मिल गया, 2613 बराबर P प्लस 3P बटा 10। अब देखो दोस्तों 10 LCM लूंगा, 10 LCM लूंगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 10P प्लस 3P आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2613 बराबर 13P बटा 10 मिल जाएगा। 13 से काटूंगा कितनी बार, 2 बार, 0 बार, 1 बार, तो P बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 2010 रुपये, 2010 रुपये, यानी मेरा मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 2010 रुपये आ गया। यदि मुझे मूलधन मिल गया, बोल क्या रहा है कि कितने समय में 3015 हो जाएगा, यानी जो मूलधन है वो कितना था, 2010 था, और अब मिश्रधन कितना हो गया, 3015 हो गया। देखो दर वही है, दर वही है, निकालना क्या है, समय निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कि जो मूलधन है वो मेरे पास में कितना है, 2010 रुपये, और नया जो मिश्रधन है, अमाउंट है, वो कितना है दोस्तों, 3015 रुपये, 3015 रुपये। मूलधन कितना है, 2010 रुपये, मिश्रधन कितना है, 3015 रुपये। अब देखो दोस्तों निकालना क्या था, एक तो मैं निकाल लेता हूं ब्याज, निकाल लेता हूं ब्याज। ब्याज जो है, ब्याज कितना आएगा दोस्तों, मिश्रधन माइनस मूलधन, यहां से मिल जाएगा 3015 माइनस 2010, 3015 माइनस 2010, यानी क्या आ गया दोस्तों, 5001, 1005 रुपये मेरा ब्याज आ गया। अब मुझे ब्याज मिल गया, फॉर्मूला निकाल के निकालना क्या है मुझे, समय निकाल सकता हूं ना, SI बराबर कैसे निकालूंगा, PRT बटा 100, यानी 1005 बराबर कितना आएगा दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2010 गुणा समय कितना है T, और दर कितनी है दोस्तों, देख लो 5% है, 5/100। इधर से सॉल्व करेंगे, ये कटेगा दोस्तों कितनी बार, 0 बार, या फिर डायरेक्ट इसको काट लेता हूं, 5 से कट गया 2 बार, ठीक है ना। और ये इधर 201 से कटेगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। तो T बराबर क्या आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। कितना, 10 वर्ष, कितना, 10 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समय कितना आ गया, 10 वर्ष, यही मुझे निकालना था। किया क्या मैंने दोस्तों, एक बार वापस से देखेंगे। बोल क्या रहा था कि कोई धनराशि 2613 रुपये हो जा रही थी 5% दर से 6 वर्ष में। तो मैंने क्या किया, मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाया और ब्याज का मान PRT बटा 100 रखा। यहां से मुझे मूलधन मिला कितना, 2010 रुपये। जब मूलधन मेरे पास है 2010 रुपये, नया मिश्रधन मेरे पास है 3015 रुपये, तो ब्याज निकाल सकता हूं ना, कितना, 1005 रुपये। अब मेरे पास में जो नया ब्याज है वो आ गया कितना, 1005 रुपये। मूलधन मेरे पास में है, ब्याज मेरे पास में है, दर मेरे पास में है, समय ही तो निकालना है। तो PRT बटा 100 का सूत्र निकाल के मैंने लगा दिया, और आया क्या आंसर, T बराबर 10 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों, T बराबर 10 वर्ष। तो एक तरीका तो मेरा ये था कि मैं बेसिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूं। दूसरा तरीका देखो दोस्तों,
क्या कह रहा है कि 5% से 6 वर्ष में वृद्धि कर रहा है, यानी हर बार क्या हो रहा है 5-5% बढ़ रहा है। तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा दोस्तों, यदि 5 वर्ष हर 5% जो है हर वर्ष बढ़ रहा है तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा 30%। कितना दोस्तों 30%। और नया जो मिश्रधन है वो कितना आ जाएगा 2613, यानी पहले कितना था लगभग 100% था, यानी पहले की जो क्वांटिटी है वो हम पूरी मानते हैं कितनी 100%, यानी पहले कितना था दोस्तों 100% और 30% बढ़ गया। कितना बढ़ा 30% बढ़ गया। तो अब कितना हो गया दोस्तों 130%। कितना हो गया 130%। और 130% का मान कितना दे रखा है 2613 दे रखा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2613/130। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 2613/130 गुणा 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 13 से कट गया कितनी बार दोस्तों 201 बार। तो यहां से कितना आ गया 2010 रुपए, यानी मेरा मूलधन कितना आ गया 2010 रुपए। डायरेक्ट मिल गया कितना 2010 रुपए। अब आराम से फॉर्मूला लगा सकता हूं ना दोस्तों, SI बराबर PRT/100 लगा सकता हूं। तो SI कितना आएगा दोस्तों 3015 में से 2010 घटाऊंगा 1005, और मूलधन कितना है 2010 गुणा दर 5 समय T/100। तो देखो ये कट गया दोस्तों 2 बार, और ये कट गया 20 बार, ये कट गया 10 बार। तो T बराबर क्या आ गया यहां से 10 वर्ष आ गया। तो दोनों तरीके थे दोस्तों, कैसे भी सॉल्व कर सकते थे। या फिर मैं कह सकता था यहां से कि 130% का मान 2613 के बराबर है, तो 3015 के बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो यहां से भी मुझे मेरा आंसर मिल जाता दोस्तों, कैसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट होता क्या है बताना चाहूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार देख लेंगे दोस्तों। बात करूं दोस्तों CI की, चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन बराबर क्या होता है ध्यान रखना दोस्तों। मिश्रधन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिश्रधन का, क्या होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का। और यदि ब्याज निकालना है तो क्या करूंगा मिश्रधन माइनस मूलधन कर दूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज का वो क्या होता है दोस्तों, वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है हर साल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है दोस्तों कि यदि मैंने मान लो 100 रुपए लिए, यदि मैंने मान लो 100 रुपए लिए उधार और मैंने लिए 10% की दर पर, किस पर 10% की दर पर, तो मैं पहले वर्ष का निकालूंगा। तो पहले वर्ष का क्या आ जाएगा 100 गुणा 10/100। तो यहां से क्या मिल जाएगा 10 रुपए, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 10 रुपए होगा। अगर बात करूं अगले वर्ष की, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा ये 110 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ब्याज ऐड हो जाता है तो मूलधन हर साल बदलता रहता है। तो नया जो साल होगा सेकंड जो ईयर होगा, सेकंड ईयर का मूलधन क्या हो जाएगा 110 रुपए। और यहां से निकालूंगा तो यहां से वही 10% दर से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों 11 रुपए, यानी नया जो ब्याज मिलेगा वो 11 रुपए मिलेगा। तो अगली साल के लिए थर्ड ईयर के लिए जो मेरा मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज में तो ये फिक्स रहता है, मूलधन फिक्स रहता है, तो इससे ब्याज भी फिक्स रहता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट ये कंसेप्ट होता है कि जो मिश्रधन होता है पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है, पहले वर्ष मिश्रधन कितना आया 110 रुपए, वह अगले वर्ष का क्या मूलधन हो जाता है दोस्तों। तो वही चीज है चक्रवृद्धि ब्याज में। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है। अब कई तरीके होते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, लेकिन बात करेंगे हम क्लास में जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखेंगे कि कई तरीकों से हम चक्रवृद्धि ब्याज
निकाल सकते हैं। अभी के लिए प्रश्न देखें कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए तो 2.5 वर्ष के पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि 2.5 वर्ष के बाद में उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास में क्या है दोस्तों, मूलधन है कितना 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये। मेरे पास में दर भी है कितनी 10%। मेरे पास में समय भी है कितना 2.5 वर्ष। अब देखो दोस्तों, एक तरीका तो यह है मैं फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और भी इजी तरीका कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, बात करें पहले वर्ष की, तो पहले वर्ष जो दर रहेगी वो कितनी रहेगी 10%। अगले वर्ष कितनी रहेगी 10%। अब बात कर रहे हैं दोस्तों 2.5 वर्ष के बारे में, तो जो अगला आधा वर्ष होगा, जो अगला आधा वर्ष रहेगा उसमें दर क्या रहेगी, दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगना, यानी दर जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5%। तो मेरे पास में ये 3 दर मुझे मिल गई, कितनी 3 दर। इन दरों पर मुझे ब्याज निकालना है कि अलग अलग कैसे ब्याज निकलेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। भिन्न एक तरीका होता है इसको बेस्ट से बेस्ट सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भिन्न वाले तरीके से, मेथड फर्स्ट, पहले तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखो पहले फर्स्ट ईयर में बात कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट ब्याज की जब बात कर रहा है बोल रहा है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। क्या होता है 1/10, यानी 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये क्या होगा ब्याज होगा। यानी मूलधन यदि 10 रुपये है तो ब्याज कितना होगा, मिश्रधन जो मेरा होगा 11 रुपये होगा और ब्याज कितना होगा 1 रुपये होगा। यानी पहली दर की बात करूं, यदि मूलधन कितना है 10 रुपये है तो ब्याज होगा 1 रुपये, तो मिश्रधन कितना होगा 11 रुपये होगा। अब देखो दोस्तों दूसरे वर्ष की बात करूं तो वही दर कितनी है 10%। यानी यदि मूलधन दूसरे वर्ष 10 रुपये होगा तो मिश्रधन होगा 11 रुपये। अब बात करूं दोस्तों अगला जो तीसरी किस्त बात करूं आधे वर्ष की, तो उसकी दर कितनी है 5% है। यानी बात करूं दोस्तों 5/100, यानी बात करूं दोस्तों क्या आ जाएगा 1/20। यानी यदि मूलधन 20 रुपये होगा तो कितना होगा दोस्तों मिश्रधन 21 रुपये होगा। ये मेरी तीनों आ गई। अब देखो दोस्तों एक तरीका सबसे इजी यही होता है सॉल्व करने का कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 2,000 रुपये। यानी मेरा 2,000 मूलधन हुआ तो मेरा जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा 11 गुणा 11 गुणा 21। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा 121 गुणा 21। यानी बात करो 21 एकम 21 हासिल की 2, 21 दूनी 42 2 44 4 हासिल की 4, 21 एकम 21 और 4 25, यानी 2541। यदि मेरा मूलधन 2,000 होगा तो मेरा मिश्रधन 2541 होगा। कह क्या रहा है उसका मूलधन है 10,000, तो मिश्रधन निकाल सकता हूं ना, आराम से निकल जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, यदि मूलधन 2,000 है तो मिश्रधन कितना है 2541। यदि मूलधन कितना है 10,000 है तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 2541/2000 गुणा 10,000। 2000 गुणा 10,000 ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 5 बार। मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, इधर कर लेता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 5 5 चकू 20 0 हासिल की 2 25 2 27 2 12,705 रुपये। यानी यदि मेरा मूलधन 10,000 होगा तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 12,705 रुपये। तो सबसे जो इजी तरीका था दोस्तों ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का वो यही था कि कैसे मैं इसको सॉल्व करके मेरा आंसर ला सकता हूं दोस्तों। क्या आया 12,705 रुपये। जो बेसिक होता है वो हम क्लास में देखेंगे, जब हम क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैंने ये लिखा। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। बात कर रहा है फर्स्ट में 10% की, यानी 10 रुपये मूलधन है तो 11 रुपये मिश्रधन। सेकंड की बात कर रहा है तो 10 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 रुपये। और थर्ड किस्त की बात कर रहा है तो 20 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन 21 रुपये। तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, तो 2,000 रुपये यदि मेरा मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2541 रुपये। कितना 2541 रुपये। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों 12,705 रुपये धनराशि हो जाएगी दोस्तों। कितनी 12,705 रुपये। तो एक तरीका तो मेरा ये था दोस्तों। दूसरा तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है।
आप सॉल्व कीजिएगा और यदि आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं, बोल रहा है दोस्तों बेसिक फॉर्मूले से चलें। तो अभी मैंने बताया था पहली दर होगी 10%, दूसरी होगी 10% और तीसरी 5%। यहाँ से अगर मैं मिश्रधन निकालना चाहूँ तो मूल फॉर्मूला जो होता है अमाउंट का क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो बात कर रहे 3 दर की तो 3 बार आ जाएगा ना अलग अलग के लिए। तो अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10,000। 1 प्लस 10 बटा 100, 1 प्लस 10 बटा 100 और तीसरा कितना है 1 प्लस 5 बटा 100। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी मेरा यही आंसर निकल कर आएगा दोस्तों। चाहे तो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। 10,000, अब देखो ये 0 से कट गया, क्या आ गया 11 बटा 10 आ गया। इधर ये कट गया, क्या आ गया 11 बटा 10 आ गया। और इधर ये कटेगा 20 बार, क्या आ गया 21 बटा 20 आ गया। ये देखो दोस्तों, ये 2 0 से 2 0, ये 0 से 0, 2 से कटेगा 5 बार। वही चीज़ है 11 गुणा 11 गुणा 21 गुणा 5, 11 गुणा 11 गुणा 21 गुणा 5। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही आपके निकल के आएगा कितना, 12,705 रुपये। यानी ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे आपकी इच्छा है वैसे सॉल्व करें दोस्तों। एक तरीका और होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन उसकी बात करेंगे कब, जब हम क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों किस प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। देखो दोस्तों वही तरीका है, पहला तो फॉर्मूले से कि फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। तो फॉर्मूले में क्या है, मेरे पास मूलधन है कितना, मैंने मान लिया 1 रुपये। मूलधन कितना मान लिया 1 रुपये। तो जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 रुपये। क्या कह रहा है, एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। यानी 1 रुपये धनराशि है तो कितनी हो जाएगी 4 रुपये। यदि धनराशि 100 रुपये है तो कितनी हो जाएगी 400 रुपये। यानी मेरे पास अमाउंट भी है और क्या है, मूलधन भी है। बात कर रहा है किसकी दोस्तों, दर मुझे निकालनी है। तो समय भी मुझे दिया हुआ है कितना, t बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है। और निकालना क्या है, r फाइंड आउट करना है। निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। आया ना दोस्तों, 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो देखो क्या आ जाएगा, 4 बराबर 1 प्लस r बटे 100 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों इधर ये स्क्वायर है तो मैं क्या करूँ, पूरे का वर्गमूल ले लूँ। क्या करूँ, पूरे का वर्गमूल ले लूँ। जब मैं पूरे का वर्गमूल लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 1 प्लस r बटा 100 आया ना। अब एक यहाँ जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक यहाँ जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, r बटा 100 बराबर 2 माइनस 1। यानी एक इधर चला गया, क्या बच गया, r बटा 100 बराबर 2 माइनस 1। यानी r बटा 100 बराबर 1। तो r बराबर क्या आ गया दोस्तों 100%। क्या आ गया 100%। दर कितनी आ गई मुझे 100% मिल गई। आराम से सॉल्व कर सकता हूँ ना। बेसिक लगाना था, क्या करना था, बेसिक लगाना था, बिल्कुल फॉर्मूला। अमाउंट आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है, मिश्रधन है आपके पास, मूलधन है आपके पास, समय है आपके पास, दर ही तो निकालनी है। आराम से निकाल सकते हैं कितनी 100%। अब देखो दोस्तों डायरेक्ट जो करना है कैसे करोगे। बोल रहा है एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जा रही है। बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की। किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बोल रहा है एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जा रही है। यानी पहले 1 रुपये थी और क्या हो रहा है, पहले वर्ष में कुछ हो रहा है और दूसरे वर्ष में 4 रुपये हो जा रही है। तो देखो पहले वर्ष में भी कितनी हो जाएगी 2 रुपये हो जाएगी। बेसिक लॉजिकल सेंस लगाओगे तो एक की एक वर्ष में हुई 2 और 2 की कितनी हो गई 4 हो गई। यानी क्या हो गया, मैंने बताया था आपको मूलधन पहले वर्ष ये रहेगा, दूसरे वर्ष मूलधन ये रहेगा। यानी दर कोई ऐसी है, दर कोई ऐसी है कि दोस्तों क्या हो जा रहा है, एक वर्ष में जो राशि होती है वो डबल हो जा रही है। यानी 1 रुपये की 2 हो गई और 2 की कितनी हो गई 4 हो गई। तो दर कुछ ऐसी है कि मेरी राशि को दुगना कर दे रही है। यानी 1 रुपये बढ़ा दे रही है किसके ऊपर, 1 रुपये के ऊपर गुणा
100, तो यहां से भी क्या मिल गया दोस्तों, 100% मिल गया। कितना मिल गया, 100% मिल गया। या बात करूं इसकी, तो कितनी बढ़ा रही है, 2 रुपए बढ़ा रही है, किसके ऊपर, 2 रुपए के ऊपर। तो दर कितनी आ गई दोस्तों, यहां से भी 100% आ गई। निकाल सकते हैं ना, बेसिक थोड़ा सा याद हो, बेसिक थोड़ा समझ में आ रहा हो तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 4 गुनी हो जा रही है, तो थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पता है तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है, कि 1 रुपये 1 वर्ष में दुगना हो रहा है, फिर दुगना हो रहा है अगले वर्ष में। अगर बोलूं कि अगले वर्ष क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। यदि वो बोलता कि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों, 8 गुनी हो जाती है, तो अभी दर कितनी होती, 100% होती। कितनी होती, 100% होती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 रुपए है और साधारण ब्याज 360 रुपए है, तो वह राशि कितनी है। देखो दोस्तों, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है कि 100 रुपये यदि कोई धन है और 10% दर है, 10% दर है, तो पहले वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा। पहले वर्ष में 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा और मेरा जो मिश्र धन है वो 110 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगले वर्ष में क्या होगा, अगले वर्ष की बात करूं तो 110 रुपये पर ब्याज मिलेगा, कितना, 11 रुपये। 110 रुपये पर ब्याज मिलेगा, कितना, 11 रुपये। अब ये 11 रुपये कैसे मिला दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि 1 वर्ष तो यहाँ हो गया, दूसरे वर्ष की यदि मैं बात करूं तो इस 100 रुपये का तो 10 रुपये मिला ही मिला, इस 100 रुपये का 10 रुपये तो मिला ही मिला, लेकिन जो इस 10 रुपये का है, जो ये किस में ऐड हुआ था, अगले मूलधन में ऐड हुआ था, इसका भी 10% मिल गया, कितना, 1 रुपये। और इससे मुझे क्या मिला, 11 रुपये मिला। कितना, 11 रुपये। यानी मेरा जो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, ये जो ब्याज बढ़ता है, ये जो एक्स्ट्रा ब्याज आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये किसके कारण आता है, जो पहले वाले में ब्याज आया था उसका भी ब्याज लग जाता है, यानी ब्याज पे ब्याज लग जाता है। आया दोस्तों समझ में। 200 की लेके एक बार बात करता हूं। यदि मैं आपसे कह दूं कि 200 रुपये आपका क्या है, मूलधन है और आपकी दर है 10%, 200 रुपये मूलधन है और दर है 10%, तो यदि पहले वर्ष की बात करूंगा तो पहले वर्ष में क्या होगा, 200 का 10% निकल जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 20 रुपये। यानी पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 20 रुपये होगा। अब बात करूं दोस्तों दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, इस 200 का तो ब्याज लगेगा, कितना, 20 रुपये, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या होगा, एक्स्ट्रा में इस 20 रुपये का भी ब्याज लग जाएगा, यानी 20 रुपये का कितना, 10%। तो यहां से भी क्या मिल जाएगा, 2 रुपये। यानी अगली साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 22 रुपये आएगा। समझाने का मतलब ये है कि ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आया वो किसके कारण आया, इस ब्याज के कारण आया। तो इसी तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, देखो क्या कह रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 रुपये है और साधारण ब्याज 360 रुपये है। तो पहली चीज तो कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि पहले वर्ष में मूलधन वही होता है जो साधारण ब्याज में था और चक्रवृद्धि ब्याज में था, सेम ही रहता है। तो मैं बात करूं कि 1 वर्ष का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट, कितना आएगा दोस्तों, जब 2 वर्ष का 360 है तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 360/2, यानी 180 रुपये। कितना, 180 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 180 रुपये आया। अब देखो दोस्तों, इस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का फर्क है, यानी अंतर कितना है, CI माइनस SI का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 376.20 माइनस 360, यानी 16.20 रुपये। ये जो 16.20 रुपये है ये किसके कारण है दोस्तों, 180 के कारण। ये जो 16.20 रुपये है किसके कारण है, 180 के कारण। यानी इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके का बन रहा है कि कुछ मूलधन मेरा रहा होगा, कुछ मूलधन रहा होगा और पहले वर्ष में कितना ब्याज आया है, 180 आया है, और दूसरे वर्ष में क्या आया है दोस्तों, 180 तो आया ही है और इसका भी कुछ प्रतिशत मैंने निकाला है और कितना आ गया, 16.20 आ गया। कितना आ गया,
20 आ गया। इस समझाने का मेरा मतलब यही था कि ये चीज़ आपके समझ में आए कि ये 16.20 कहाँ से आया। ये 16.20 180 का ही कुछ प्रतिशत है और वही मेरी क्या है, दर है। तो कैसे निकालेंगे कि 16.20 आर प्रतिशत यदि मुझे निकालनी है तो 16.20 किसका, 180 का कुछ प्रतिशत है दोस्तों। तो वही प्रतिशत तो मैं निकाल लूंगा कि कितना प्रतिशत है। तो सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो नीचे आ गई। अब देखो ये 3 जीरो कैंसिल हो गई मेरी। 18 से कटा कितनी बार, 162, 9 बार। यानी मेरी दर कितनी आ गई, 9% आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 9% आ गई। अब मेरे पास में क्या है दोस्तों, मेरे पास में ब्याज है कितना, 180 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 180 रुपये। समय है 1 वर्ष, दर है 9%। मूलधन निकाल सकता हूं ना। यदि मुझसे दर पूछी होती तो मेरा आंसर होता 9%, लेकिन पूछा क्या है, राशि पूछी है। क्या राशि है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों कि वही एसआई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई वाला क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज कितना है 180, ठीक है, और दर कितनी है, मूलधन मान लिया P, दर मान ली 9 और समय 1/100। तो देखो 9 से कट गया कितनी बार दोस्तों, 20 बार। तो मूलधन कितना आ गया मेरा, 2000 रुपये। कितना आ गया, 2000 रुपये। डायरेक्ट मिल गया ना मूलधन कितना, 2000 रुपये। तो करना क्या था, बस थोड़ा सा बेसिक समझ में आना चाहिए कि सीआई का बेसिक क्या होता है। इसका एक और तरीका बताऊंगा फॉर्मूले से, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दोस्तों आप रटो नहीं। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप रटो नहीं, समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहते दोस्तों। आपको यदि बेसिक याद है तो वही चीज़ आपको याद रहती है दोस्तों। तो बेसिक समझ में मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको मैं बेसिक समझाऊं और समझाऊं कि किस प्रकार से मुझे प्रश्न को सॉल्व करना था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों HND का प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस का। बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, एक बार वापस देख लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ऊंचाई एवं दूरी, पूरा चलता है एक समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पे। किस पे, समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पे। यदि वो आपको क्या देगा, कोई मीनार देगा, कोई मीनार देगा, कोई पेड़ देगा, कोई इमारत देगा, कोई पोल देगा, या फिर कोई आदमी खड़ा है वो देगा, तो वो क्या होगा, 90 के एंगल पे खड़ा रहेगा। किससे, जमीन से। आया ना दोस्तों समझ में। और जो उन्नयन कोण होता है, क्या होता है उन्नयन कोण, वो ये होता है, ये होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज में क्या, लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण, और जो 90 के एंगल पे रहती है आधार, इसको बोलते हैं। यानी जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो होती है लंब, थीटा जिस पर बना हुआ है वो होता है आधार और होता है कर्ण। तो इसमें देखो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया था होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक चीज तो ये याद रखना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और 3 एंगल याद रखना, 3 एंगल याद रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना। कौन कौन से दोस्तों, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यानी टेन थीटा की बात करूं तो ये बटा ये, साइन थीटा की बात करूं तो लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा की बात करूं तो आधार बटा कर्ण। ये चीज याद रखना, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको याद रखना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके मान भी क्या क्या होते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप इस प्रश्न में देखिए कि इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना था। ये आया दोस्तों समझ में, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना ये बड़ी काम की चीज है। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न में, एक मीनार है, मीनार कैसी खड़ी रहती है, सीधी खड़ी रहती है। बोल रहा है इसकी छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। यानी इसकी छाया किस पे पड़ेगी, जमीन पर पड़ेगी। तो बोल रहा है कि इसकी छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई की √3 गुना है। यानी ऊंचाई 1 है तो छाया कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ऊंचाई 2 है तो छाया कितनी हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी।
यानी क्या कह रहा है, ऊंचाई h है तो छाया कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी। बात यही है ना, मैंने ऊंचाई क्या मान ली, 1 मान ली, तो छाया कितनी हो जाएगी दोस्तों, √3 गुना, यानी √3 हो जाएगी। यानी ऊंचाई h है तो छाया √3h हो जाएगी। तो देखें दोस्तों कि मेरे पास में क्या मिल गया, मुझे ऊंचाई मिल गई, मुझे क्या मिल गया, छाया मिल गई, यानी लंब मिल गया और आधार मिल गया। बोल क्या रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, अभी बताया था उन्नयन कोण कौन सा होता है, ये होता है। बोल क्या रहा है, उन्नयन कोण थीटा के बारे में पूछ रहा है। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में लंब है और क्या है, आधार है। तो मुझे पता है ना लंब आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब कितना है, 1 है और आधार कितना है, √3 है। आधार कितना है, √3 है। तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो किस थीटा का मान, tan थीटा में 1/√3 होता है। ये टेबल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आप देख लो कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। tan 60 की बात करूँ, tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है। और tan 45 की बात करूँ तो tan 45 कितना होता है दोस्तों, याद रखना tan 45 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। tan 0 की बात करूँ, tan 0 डिग्री जो होता है कितना होता है, 0 होता है। और tan 90 की बात करूँ, tan 90 क्या होता है मेरा, इनफाइनाइट होता है। ये tan के अनुपात होते हैं 5 अनुपात, याद रखना। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। याद रखना ये त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे कितना चाहिए, 1/√3। किसका मान हो जाएगा, 30 डिग्री का मान हो जाएगा। किसका मान, 30 डिग्री का मान हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन जमीन से 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो जेट प्लेन की चाल होगी। तो देखो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है कि एक प्लेन है वो जमीन से समान ऊंचाई पर उड़ रहा है। बोल रहा है जमीन पर एक बिंदु P से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन क्या 15 सेकंड बाद में उसका जो कोण है 30 डिग्री रह जाता है। निकालना क्या है दोस्तों, जेट प्लेन की चाल। तो जेट प्लेन की चाल कैसे निकलेगी, चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है। समय मेरे पास में है 15 सेकंड में वो चला है आगे, 15 सेकंड आगे चला है, तो मुझे निकालनी है कि 15 सेकंड में वो कितनी दूरी चला है। कितनी दूरी चला है दोस्तों 15 सेकंड में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। ये HND हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है कि यदि आप पे आता है चित्र बनाना, फिगर बनाना, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर देते हो, नहीं तो बहुत ही टफ प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। तो देखो दोस्तों गौर से देखेंगे दोस्तों, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500√3 की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। ध्यान रखना कितनी भी, 1500√3 की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है जमीन से, और बोल रहा है कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितना, 60 डिग्री कोण बना रहा है। आया दोस्तों समझ में। पहले केस में तो ये बोल रहा है कि 1500√3 ऊंचाई पर उड़ रहा है और जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बोल रहा है 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्लेन इधर चल रहा है। यानी अब मैं प्लेन को चलाऊं तो प्लेन चला किधर, इधर चला, और कुछ दूरी चलने के बाद में जो उसका उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री हो गया। कितना, 30 डिग्री। देखो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण बता रहा है कितना, ये बिंदु मान लिया P, यानी पहले जो कोण था 60 डिग्री था और अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और समान ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी ये कितना है, 1500√3 है। आया दोस्तों समझ में। अब देखो दोस्तों कहना क्या चाह रहा है, कि क्या कह रहा है वो समझो इस बात को, कि इस ये जो दूरी इसने तय करी है, ये जो इतनी सी दूरी इसने तय करी है, ये कितनी देर में तय करी है, 15 सेकंड में। कितनी देर में, 15 सेकंड में। यदि ये दूरी मैं निकाल लूँ, क्या दोस्तों, यदि ये दूरी मैं निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय।
चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। अब देखो दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और लास्ट तक चलेंगे कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखो बात करते हैं पहले 60 डिग्री छोटे वाले त्रिभुज के बारे में। छोटे वाले त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो छोटे वाले त्रिभुज में tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको मान लेता हूं A1, क्या मान लेता हूं, आधार 1। और अगले त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो इस पूरे को क्या मान लूंगा, A2 मान लूंगा, क्या मान लूंगा, A2 मान लूंगा। और मुझे निकालना क्या है, A2 माइनस A1, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी 1500√3 बटा आधार 1। आया ना दोस्तों समझ में। यानी पहले आधार छोटे त्रिभुज के बारे में बात किया तो tan 60 डिग्री बराबर 1500√3 बटा A1 आ गया। तो यहां से tan 60 का मान अभी बताया था कितना होता है, √3 बराबर क्या आ गया, 1500√3 बटा A1 आ गया। अब A1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो A1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1500 आ गया। A1 बराबर कितना आ गया मेरा, 1500 आ गया। यानी ये जो दूरी है ये कितनी आ गई, 1500 आ गई। अब बात करूं दोस्तों A2 के बारे में, किसके बारे में, A2 के बारे में। तो बड़े त्रिभुज को जब मैं लूंगा तो tan 30 का मान किसके बराबर हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है ना। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी 1500√3 बटा आधार कितना, A2, आधार कितना, A2 मान लिया। अब देखो दोस्तों अभी बताया था tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, 1500√3 बटा A2 मल्टीप्लाई होगा इधर, √3 मल्टीप्लाई होगा इधर। तो A2 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, A2 इधर आ जाएगा, ये √3 से जब मल्टीप्लाई होगा √3 क्या मिल जाएगा, 4500, कितना, 4500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 4500 मिल जाएगा। यानी A2 है 4500, A1 है 1500। तो A2 माइनस A1 ही तो निकालना है। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 4500 माइनस 1500, यानी दोस्तों 3000। यानी वो जो दूरी चला 15 सेकंड में वो कितनी चला दोस्तों, 3000 मीटर। कितनी, 3000 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, देखो प्लेन की चाल क्या होगी। तो पता होना चाहिए दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी चली उसने, 3000 मीटर, कितनी, 3000 मीटर। और समय कितना लगाया, 15 सेकंड लगाया, कितना, 15 सेकंड। तो यहां से क्या आ गया दोस्तों, 200 मीटर प्रति सेकंड, कितना, 200 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया दोस्तों, 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये मेरा आंसर मुझे मिल गया, कितना, 200 मीटर प्रति सेकंड। आराम से सॉल्व कर लिया ना दोस्तों। करना क्या था, सिंपल सा था। पहले मैंने क्या किया, छोटे त्रिभुज का आधार निकाल लिया, फिर बड़े त्रिभुज का आधार निकाल लिया। दोनों का जब डिफरेंस निकालूंगा क्या मिल जाएगा, 3000। यानी वो 15 सेकंड में 3000 मीटर चला। कितना चला, 3000 मीटर 15 सेकंड में। तो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। जब दूरी 3000 है, समय 15 सेकंड है, तो क्या आ गया, 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये देखो एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई की दुगनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो दोस्तों ये प्रश्न प्री में भी पूछा गया था, ये प्रश्न प्री में भी पूछा गया था दोस्तों। क्या था दोस्तों कि एक पोल की, यदि पोल की लंबाई 1 है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी है, दुगनी है। यानी पोल की लंबाई 1 है तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई की दुगनी है। यानी पोल की लंबाई 1 है तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पूछ रहा है उन्नयन कोण, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। इस प्रश्न का बेसिक जो मैंने अच्छी तरह आपको समझाया था, वो जब मैंने पटवारी प्री का पेपर करवाया था उसमें भी ये प्रश्न था, तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था। एक बार वापस देखेंगे तो tan थीटा बराबर 1/2। तो इसमें ऑप्शन से देखना है। मैंने अभी बताया tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3। tan 45 का कितना होता है, 1 होता है। और tan 60 का कितना होता है, √3 होता है। देखो मुझे चाहिए कितना, 1/2।
तीनों ऑप्शनों में से किसी में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन आप यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालोगे तो दोस्तों टेन जो है, टेन थीटा बराबर 1/2 जब आप लिखोगे तो जो थीटा का मान आएगा वो लगभग 25.5 26 डिग्री के समथिंग आएगा दोस्तों। तो एक भी ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। यानी tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक द्वीप पर एक पेड़ है। नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के विपरीत दो बिंदु P और Q है और दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में है। तो P और Q बिंदु से पेड़ का शीर्ष क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई है। तो देखो दोस्तों चित्र बनाना है कैसे कि ये एक नदी है। क्या है? एक नदी है। बोल रहा है द्वीप है, बीच में उसमें एक पेड़ है। बोल रहा है कि एक तरफ जो बिंदु है P है और एक तरफ क्या है? Q है। बोल रहा है एक तरफ का उन्नयन कोण है दोस्तों 30 डिग्री और दूसरी तरफ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। बोल रहा है कि जो नदी है उसकी चौड़ाई है दोस्तों 100 मीटर। कितनी? 100 मीटर। बोल रहा है कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या मान ली? h मान ली। अब देखो दोस्तों बात कर रहा है किसकी? एक तो लंब की और एक आधार की। लंब की और आधार की। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? tan थीटा वाला। कौन सा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो दोस्तों फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा कि ये जो दूरी है एक त्रिभुज में जब ये मानूंगा तो ये जो दूरी है इसको मान लेता हूं a1 और ये जो दूरी है इसको मान लेता हूं क्या दोस्तों? a2 मान लेता हूं। इसको मान लेता हूं a1 और इसको मान लेता हूं a2। यानी a1 प्लस a2 कितना है दोस्तों? 100 मीटर दिया हुआ है। तो इससे मैं h की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? देखते हैं। पहले इस त्रिभुज की बात करूं तो tan 30 बराबर कितना है दोस्तों? देखो लंब बटा आधार यानी h बटा a1। h बटा a1। बात करूं दूसरे वाले की तो tan 45 बराबर क्या है? tan 45 डिग्री बराबर क्या है दोस्तों? लंब बटा आधार यानी h बटा a2। अब मुझे चाहिए क्या? h चाहिए। हटाना क्या है? a1 और a2 हटाना है। कैसे हटाऊंगा? a1 प्लस a2 बराबर 100 करूंगा। तो देखो यहाँ से tan 30 का मान बताया था अभी 1/√3 बराबर h बटा a1 और इधर से सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर h बटा a2। यानी एक समीकरण a1 इधर करूंगा √3h इधर करूंगा तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? √3h और इधर a2 बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? a2 बराबर यहाँ से h मिल जाएगा। यानी बोल रहा है कि a1 प्लस a2 बराबर कितना है दोस्तों? 100 मीटर है और a1 कितना है? √3h है प्लस a2 कितना है? h है। बराबर कितना दिया है? 100 दिया है। तो यहाँ से h कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा? √3 + 1 बराबर 100 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरी h की वैल्यू निकलेगी, h की वैल्यू कितनी निकलेगी? 100 बटा √3 + 1। 100 बटा √3 + 1। ये मेरी h की वैल्यू आ गई 100 बटा √3 + 1। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है? किसी में बटे में दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसका क्या करेंगे? परमेयीकरण करेंगे। तो देखो परमेयीकरण कैसे करते हैं दोस्तों? परमेयीकरण की बात करूं तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? ऊपर नीचे √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं कर लेते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 गुणा में √3 - 1। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है? ये 100 √3 - 1 तो ऐसे कैसे रहेगा? अब देखो दोस्तों a + b a - b क्या हो जाएगा? a² - b² यानी √3 + 1 √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा दोस्तों? इधर कर लेते हैं 100। क्या मिल जाएगा? ये 100 है, √3 - 1 है, √3 - 1 और नीचे क्या करेंगे? a + b और a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 और √3 - 1 यानी 3 - 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 - 1 मिल जाएगा।
अब 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 100 को कितनी बार कैंसिल होगा 50 बार, क्या मिल जाएगा 50√3-1, यानी h का मान कितना मिल गया 50√3-1। तो यहाँ से मेरा आराम से मुझे आंसर मिल गया कितना दोस्तों 50√3-1। करना क्या था, बोल रहा है नदी में एक द्वीप था, इस तरफ कितना कोण बन रहा था 30 डिग्री, इस तरफ 45 डिग्री। क्या किया, इसको आधार को मान लिया A1, इसको मान लिया A2, और दोनों आधारों का योग कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो यहाँ से tan थीटा वाला मैंने फॉर्मूला लगाया और 100 बराबर रख दिया किसके A1 + A2 के। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, h बराबर मिल गया कितना 50√3-1। तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 2 प्रश्न मैंने लास्ट में बताए थे ये थोड़े अच्छी कैलकुलेशन करने के प्रश्न थे दोस्तों, अच्छे प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने 10 प्रश्न देखे, जिसमें हमने देखा एक औसत का प्रश्न, कुछ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न, और देखा दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल नए प्रश्नों के साथ में, कुछ और प्रश्नों के साथ में देखेंगे दोस्तों। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न आए थे, तो कल हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से हमें सॉल्व करनी थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।